नमस्कार मित्रों, आज ये मुद्रास्फीति के अंतर्गत दूसरा वीडियो है। इसके पहले वीडियो में मैंने दोस्तों आपको मुद्रास्फीति क्या है और इसका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या है बता चुका हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि वस्तु तथा सेवाओं के मूल्य में निरंतर होने वाली वृद्धि को ही मुद्रास्फीति कहते हैं। साथ ही साथ इसके कारण मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। समाज के विभिन्न वर्गों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, आर्थिक प्रक्रियाओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, मुद्रास्फीति के कारण क्या हैं। दो प्रकार के मेन कारण थे, एक मांग प्रेरित मुद्रास्फीति यानी जिसे हम लोग बोलते हैं डिमांड पुल मुद्रास्फीति या डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जिसमें क्या होता है कि डिमांड जो है सप्लाई से अधिक हो जाती है। दूसरा था लागत जनित मुद्रास्फीति, जिसमें मैंने आपको एक वक्र या कह सकते हैं एक साइकिल भी बताया था कि कीमत बढ़ने पे, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ने से, वेजेस बढ़ने से, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से क्या क्या फ़र्क पड़ता है। यानी कि अगर वेजेस बढ़ता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, उससे प्राइस बढ़ती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती है, जिससे अल्टीमेट ये मुद्रास्फीति को जनित करता है। आज दूसरे वीडियो के अंतर्गत दोस्तों मैं मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के जो तरीके हैं कि मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रण किया जाए उसके बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहली बात आपको यहाँ ये जानना चाहिए कि मुद्रास्फीति को जो नियंत्रण करने का कार्य है वो सरकार एवं आरबीआई का है। यानी सरकार और आरबीआई जो है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, यानी ये दो जो संस्थाएं कह सकते हैं आप ये मुद्रास्फीति को नियंत्रित करती हैं। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, सरकार के द्वारा जो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का तरीका है उसे हम राजकोषीय नीति कहते हैं। दोस्तों आपने कई बार बहुत से परीक्षाओं में या समाचार पत्रों में, टीवी में, कई जगह पर आपने राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति के बारे में सुना होगा। खासकर वो अभ्यर्थी जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये टर्म जानना बहुत ही ज़रूरी है। और वनडे तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को भी कहीं न कहीं राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति जानने से मुद्रास्फीति के प्रति उनकी समझ अच्छे रूप से विकसित हो सकती है। यानी कि मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के दो तरीके हैं। पहला, सरकार के द्वारा जो तरीका अपनाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, राजकोषीय नीति। दूसरा, जो आरबीआई के द्वारा तरीका अपनाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मौद्रिक नीति। अब हम देखते हैं कि आरबीआई मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रास्फीति को कैसे कंट्रोल करती है। ठीक है, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करती है। देखिए अब आरबीआई, देखिए दोस्तों मैंने आपको बहुत पहले ही बता चुका हूँ, हर वीडियो में लगभग मैं ये बात करता हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए अपने दिमाग को खोल के बैठिए, एकदम सहज रूप से उसको समझिए और उसको अपने दैनिक जीवन से को रिलेट करिए। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन नहीं है जो कहीं ना कहीं दैनिक जीवन या हमारे आसपास की घटनाओं से जुड़ा ना हो। बस हमारे साथ समस्या ये है कि हम उसको सीधे किताबी लैंग्वेज से पढ़ने का प्रयास करते हैं, कभी भी उसको मूलभूत प्रक्रियाओं को समझने का कोशिश नहीं करते हैं, अपनी भाषा में नहीं समझने की कोशिश करते हैं, केवल किताब में जो लिखा है उसी को रट के एग्जाम में उतार के आना चाहते हैं, जिससे हमारे दिमाग पर बर्डन पड़ता है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे वो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो वनडे एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम, IAS PCS का एग्जाम दे रहे हो, सभी एग्जामों में फैक्ट की भरमार सी है। इसीलिए आपको अपनी कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर करना पड़ेगा, एकदम अच्छे तरीके से, तभी आप चीज़ों को अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं ज़्यादा समय जाया ना करते हुए मुद्दे पे आता हूँ। तो आरबीआई मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रास्फीति को कंट्रोल करती है। कैसे मौद्रिक नीति से कैसे कंट्रोल करेगी आरबीआई, आप खुद सोचिए। आरबीआई क्या है, बैंकों का बैंक, भारत सरकार का बैंकर। तो आरबीआई क्या करती है कि आरबीआई जो है मांग जनित मुद्रास्फीति, यानी कि जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, मांग जनित मुद्रास्फीति, उसको नियंत्रित करती है। वो प्रयास करती है कि लोगों की जो मांग है जिसके कारण मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो रही है उसे कम किया जाए। अब आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मांग को कम करने के लिए आरबीआई क्या क्या कर सकती है। ठीक है, देखिए अगर आप प्रत्यक्ष कर सोच रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि प्रत्यक्ष कर तो सरकार का काम है कम करना, आरबीआई का काम नहीं है। आरबीआई कैसे कम करती है, आरबीआई इसके लिए महंगी या कड़ी मुद्रा नीति अपनाती है। इसी को हम इंग्लिश में टाइट मनी पॉलिसी भी कहते हैं, टाइट मनी पॉलिसी भी कहते हैं। एक बार ये क्वेश्चन आपका, सिंपली ये क्वेश्चन आपका IAS की प्री में आ चुका है,
जिसके अंतर्गत पूछा गया था कड़ी मुद्रा नीति या महंगी मुद्रा नीति क्या है, और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो कड़ी मुद्रा नीति या महंगी मुद्रा नीति के अंतर्गत आरबीआई क्या करती है कि बैंक दर को बढ़ा देती है, सीआरआर को बढ़ा देती है, एसएलआर को बढ़ा देती है, रेपो क्रियाओं के माध्यम से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास करती है। दोस्तों जो मित्र मेरे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं वो तो इजीली समझ गए होंगे कि बैंक दर, सीआरआर, एसएलआर, रेपो ये सब चीज़ें क्या है। लेकिन जो वनडे के दोस्त हैं, जो अभी इस फील्ड में नए हैं, शायद उनको इन टर्मों से उतना अनुभव ना हो, इस टर्मों को उन्होंने उतना ना सुना हो या उसकी अच्छे से जानकारी ना हो। तो मैं दोस्तों अभी ब्रीफ में केवल आपको 1-2 टर्म बता देता हूँ, और आगे मैं भविष्य में इस पर एक जब सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो मैं सभी टर्म्स को अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। यहाँ लेकिन मैं आपको 1 या 2 टर्म समझा देता हूँ। देखिए पहली चीज़, बैंक दर क्या है। जब बैंक दर क्या है, बैंक दर देखिए दोस्तों मैंने यहाँ आपके लिए लिख भी रखा है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को लंबी अवधि का ऋण प्रदान करती है। यानी ये देखिए, आप इस डायग्राम को समझिए, आरबीआई जो है बैंकों को ऋण प्रदान कर रही है, कौन सी, लंबी अवधि का ऋण प्रदान कर रही है, इसे हम लोग बैंक दर करेंगे। वहीं रेपो दर क्या है, वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई बैंकों को कम अवधि यानी कि अल्पकालिक ऋण प्रदान करती है। दोस्तों मेरे बहुत से ऐसे मित्र हैं जिनको मैं जानता हूँ कि उन्होंने बैंक दर, रेपो दर सब पढ़ लिया है, लेकिन अगर आप उससे पूछिए, या बहुत से अभ्यर्थी होंगे जिनके मन में शंका होगी कि यार बैंक दर, रेपो दर लगता तो सब एक ही जैसे हैं, लेकिन इसमें दोस्तों मूलभूत अंतर है। इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है। केवल रटने से हर काम नहीं चलेगा, रटेंगे तो आप करोड़ों अरबों फैक्ट है कहाँ कहाँ तक रट पाएंगे, रटने का कोई अंत नहीं। चीज़ों को आप समझेंगे तो आप हर एग्जामिनेशन में, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जामिनेशन हो, चाहे ग्रुप ए का एग्जामिनेशन हो, सभी एग्जामिनेशन में आप बहुत ही अच्छे तरीके से फाइट कर पाएंगे। तो आप ध्यान से देखिए कि आरबीआई जो बैंकों को ऋण दे रही है, एक वो दीर्घकालिक ऋण दे रही है, लंबे समय के लिए ऋण दे रही है, तो वो किस दर पे देगी, बैंक दर पे देगी। ठीक है, बैंक दर एक कोई रेट डिसाइड किया जाएगा, और अगर वो अल्पकालिक दर पे ऋण दे रही है, अल्पकालिक समय के लिए ऋण दे रही है, कुछ समय के लिए ऋण दे रही है, तो उस किस दर पे देगी, रेपो दर। देखिए इसका एक तरीका भी है, ट्रिक भी है इसको याद करने का। आप जानते हैं कि जो रेपो रेट होता है हर तिमाही में वो बदलता रहता है, हर 3 से 4 महीने उसमें बदलाव आता रहता है। रेपो रेट उसमें कुछ न कुछ बदलाव आता रहता है। यानी कि रेपो रेट किस नेचर का है, ये अल्पकालिक अवधि का, यानी कि लॉन्ग टर्म का नहीं बल्कि ये शॉर्ट टर्म के नेचर का है। तो आप बैंक दर और रेपो दर अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी जितने भी टर्म है दोस्तों मैं इसको आपको 1 बाय 1 करके किसी अलग वीडियो में यहाँ पे बताऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आरबीआई क्या करती है महंगी या कड़ी मुद्रा नीति अपनाती है, जिसके माध्यम से बैंक दर, सीआरआर, एसएलआर को बढ़ा देती है। जैसे आप मान लीजिए बैंक रेट बढ़ा दिया, अब भाई जब आरबीआई महंगे दर पर आपके बैंकों को ऋण दे रही है, बैंकों को महंगे दर पर ऋण प्राप्त हो रहा है आरबीआई से, तो बैंक कहीं ना कहीं अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे ही। जो वो पहले मान लीजिए 5% पे दे रहे थे उसको वो 5.5% कर देंगे, 6% कर देंगे। तो जब आपको इतने महंगे दर पे मिलेगा ऋण, तो लोगों में लोन जो लेने की प्रवृत्ति है वो कम आएगी। ठीक है, कुल मिला जुला के मांग पर एक प्रकार से नियंत्रण होगा। ठीक है, और मांग पे नियंत्रण को ही हम एक और टर्म देते हैं जिसे हम बोलते हैं कि तरलता पे नियंत्रण, लिक्विडिटी पे कंट्रोल करना। ठीक है, अगर मांग पे नियंत्रण होगा तो जो बाजार में पैसे कम से कम जाएंगे, यानी तरलता कम हो जाएगी, तो तरलता पे नियंत्रण। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो आरबीआई द्वारा कदम उठाया जाता है ये तत्कालिक उपाय है, ये आपका शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, ये आपका लॉन्ग टर्म प्रोसेस नहीं है। क्योंकि ठीक है आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो आपने लोन की क्षमता कम कर दी, लोगों के पास कम पैसा है, पर ये प्रवृत्ति आप लगातार नहीं बना के रह सकते, ये केवल आप शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं। ठीक है, फिर लॉन्ग टर्म की नीति किसके पास है दोस्तों, जी हाँ, लॉन्ग टर्म की नीति किसके पास है, सरकार के पास। सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए जो उपाय अपनाती है उसे हम कहते हैं राजकोषीय उपाय या राजकोषीय नीति। इसके तहत सरकार 2 कदम उठाती है। पहले इसके तहत सरकार क्या करती है कि समग्र पूर्ति में वृद्धि, मतलब जिस आइटम के कारण बार बार मुद्रास्फीति हो रही है उस आइटम की पूर्ति में, सप्लाई में सरकार वृद्धि करने का प्रयास करती है। जैसे अगर आप प्याज का उदाहरण देखें, मैं दोस्तों आपको बार बार बता रहा हूँ कि प्लीज़ कोई भी सब्जेक्ट, खासकर अर्थव्यवस्था जैसा सब्जेक्ट अपने दैनिक जीवन से कोरिलेट करके जरूर पढ़िए।
इसके बाद ये अर्थव्यवस्था आपके लिए सबसे इजी सब्जेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बस एक मात्र आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी बातें समझ में आती हैं, मेरा वीडियो पसंद आता है, तो इसे आप अधिक अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे मैं और अधिक मोटिवेट हो सकूं। दोस्तों अगर मेरी वीडियो में व्यू बढ़ते हैं, आप लोग अच्छे से इसको देखते हैं, प्रेरित होते हैं, कमेंट करते हैं, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि मैं आपको रेगुलर 3 से 4 वीडियो रोज़ दे दूँगा और मात्र 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर पूरी अर्थव्यवस्था आपको बता दूंगा। और इस लेवल की अर्थव्यवस्था कि चाहे आप एसएससी, रेलवे, टेट या कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप भारतीय प्रशासनिक सेवा या पीसीएस का भी एग्जामिनेशन दे रहे हो, वहाँ पर अर्थव्यवस्था के प्रश्नों में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो इतना तो है कि आप 8 से 9 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। हो सकता है एक क्वेश्चन कहीं मिस हो जाए, ना हो पाए, उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन इतना है कि आप 80 से 90% क्वेश्चन अर्थव्यवस्था के कर लेंगे, जो कि सबसे कठिन टॉपिक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर मैं अपनी बातों पर आता हूँ। तो सरकार राजकोषीय नीति के तहत मुद्रास्फीति को नियंत्रण करती है। इसके लिए सरकार 2 तरीके अपनाती है। एक तो सरकार जो है सप्लाई में वृद्धि करती है। मान लीजिए प्याज के कारण बार बार मुद्रास्फीति हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो सरकार कोशिश करेगी कि प्याज की आपूर्ति में किसी तरह से वृद्धि की जाए। इसके लिए सरकार क्या कर सकती है? सबसे बड़ी चीज़ सरकार जो है कृषिगत सुधार करेगी। अब आप कृषिगत सुधार के अंतर्गत आप खुद जानते हैं, जैसे ई नैम एक प्रोसेस हो गया, ठीक है, ई नैम आपने सुना होगा ना, हाँ, एग्रीकल्चर मार्केट है ये, इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है। सरकार, अब देखिए दोस्तों, जैसे आप मान लीजिए मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, तो मुख्य परीक्षा में आपको यही सब पॉइंट उसमें जोड़ने, कोई वहाँ पे आसमान से कोई स्पेशल चीज़ें नहीं आती हैं, इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा विस्तृत करके लिखना होता है। तो कृषिगत सुधार के अंदर सरकार ई नैम की प्रक्रिया अपना रही है, सरकार केसीसी दे रही है, सरकार जो है आपका मृदा का परीक्षण करवा रही है, तो ये कृषिगत सुधार है, ठीक है। सरकार आपको बीज मुहैया करा रही है सब्सिडी रेट पे, सरकार आपको उर्वरक मुहैया करा रही है सब्सिडी रेट पे, तो सरकार ये सब क्या है? कृषिगत सुधार है, ठीक है। इसके कारण जो है आपूर्ति में वृद्धि होगी। दूसरी तरीका क्या है? सरकार जो है आयात को बढ़ावा देगी। मान लीजिए प्याज के कारण महंगाई हो रही है, तो सरकार जो है प्याज के आयात को बढ़ावा देगी, दूसरे देशों से जो प्याज आ रहा है उसके आयात को बढ़ावा देगी। उसके लिए सरकार क्या करेगी? सीमा शुल्क को कम कर देगी, यानी प्याज पे जो सीमा शुल्क लग रहा है उसको कम कर देगी। इसी तरह सरकार प्याज के निर्यात में कमी लाने का प्रयास करेगी, कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्याज हमारे देश में ही रहे, वो बाहर निर्यात ना हो। तो इसके लिए क्या किया जाएगा? सीमा शुल्क में वृद्धि कर दी जाएगी निर्यात पे, ठीक है दोस्त। तो राजकोषीय उपाय के तहत ये पहला प्रोसेस था। दूसरे ओर सरकार क्या करती है कि सरकार भी मांग पर नियंत्रण करने, जैसे कि मौद्रिक नीति के तहत आपके आरबीआई ने मांग पर नियंत्रण रखा था, इसी तरह सरकार राजकोषीय नीति के तहत मांग पर नियंत्रण रखती है। और मांग पर नियंत्रण रखने का सबसे सरल तरीका सरकार के पास क्या है दोस्तों? इनकम टैक्स में, प्रत्यक्ष कर में वृद्धि, इनकम टैक्स जो प्रत्यक्ष कर है उसमें वृद्धि कर देगी। दूसरा तरीका सरकार क्या करेगी? जो सार्वजनिक ऋणों है उसका पुनर्भुगतान किसी भावी तिथि में, जैसे मान लीजिए आपने पीपीएफ में कुछ पैसे जमा किए हैं, आपने एलआईसी करवा रखा है, वो आपको वो पैसा मिलने वाला है, अगर वो पैसा एकाएक मार्केट में आ जाएगा तो मांग बढ़ जाएगी। सरकार कोशिश करेगी कि इन पैसों का, पीपीएफ का, एलआईसी का, या इसकी तरह जो और भी पैसे हैं जो भविष्य में सरकार को देने थे, सरकार उसको भावी तिथियों के लिए टाल देगी, उसका समय कुछ और बढ़ा देगी। जब देश की मुद्रास्फीति की स्थिति जो है कंट्रोल में आ जाएगी, तो तब सरकार इन चीज़ों का जो है भुगतान करेगी। समझ में आया दोस्तों? ठीक है दोस्तों, मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मैं अगली टॉपिक आपको जो है राष्ट्रीय आय का विभिन्न तरीके, कैसे कैसे राष्ट्रीय आय क्या है, कैसे है, और उस पर जितनी भी चीज़ें संभव क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं उस पर आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।